जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के 8वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के 7वें क्लास को डिस्कस करा था। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस में हम लोग एएलपी 2018 के सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं उसको शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग एक और नए शिफ्ट को डिस्कस कर रहे होंगे जिसका क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप सबों को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको लगता है कि एक बार साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी को हमको कंप्लीट पढ़ना होगा, फाउंडेशन टाइप पढ़ना होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तो मेरे मित्र आप सबों का स्वागत रहेगा इस एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एएलपी एंड टेक्नीशियन का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है, कंप्लीट साइंस सॉल्यूशन, इसलिए कि आपको इसमें सीबीटी 1 के लिए भी साइंस पढ़ाई जाएगी और साथ में सीबीटी 2 के लिए भी साइंस पढ़ाई जाएगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो क्या होंगे सर। रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन का ई बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कंटेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और मेरे मित्र, इतना कर लेने के बाद साइंस आपका होगा, इस चीज का आप यकीन मान। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको कोर्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। और मेरे मित्र, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की होगी और जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 7 से 8 मंथ का होगा। और अभी आपका 1 अप्रैल तक ये कोर्स किस प्राइस में मिल रहा है, तो सर 449 के प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। 1 अप्रैल के बाद हो सकता है कि इसके फी में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो अगर आप में से कोई भी मित्र इस बैच में ज्वाइन होने के लिए इच्छुक हैं और आपके मन में किसी भी तरह का और क्वेश्चन आ रहा है तो आप सभी 9065 97 0 477 पे सर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके इस बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर गलत है। मेरे मित्र, आपका पहला ऑप्शन है कि मटर का पौधा मेंडल होगा, यहाँ पे मंडल लिख दिया गया है, मेंडल होगा सर। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि जब भी सर जेनेटिक्स की बात की जाती है तो जॉन ग्रेगर मेंडल का आता है, और जैसे ही हम लोग जॉन ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं तो हम लोग के जहन में मटर का पौधा आ जाता है। तो जो इसमें कहा जा रहा है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम होता है ये फैक्टर का कैरियर होता है। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि ये जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होती है ये कैसे बनती है, तो आप सभी कहते हैं सर न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, यानी कि क्रोमेटिन की जालिका होती है। यही क्रोमेटिन जब आपका विकसित हो जाता है तो मोटा होकर के टूट जाता है, जो किस में बदल जाता है सर, गुणसूत्र में बदल जाता है। और ये गुणसूत्र क्या करता है, तो सर आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी क्या है सर, सही है। नेक्स्ट मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो जब भी चेला जी हम लोग बात करते हैं किसकी, अनुरूप अंग की, जब भी हम लोग बात करते हैं अनुरूप अंग की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि सर अनुरूप अंग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो अंग की संरचना होती है वो क्या होती है, तो सर अंग की संरचना भिन्न होती है। अंग की संरचना क्या होती है सर, भिन्न होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर कार्य जो है वो समान होता है।
कार्य क्या होता है सर, समान होता है। जब भी हम लोग अनुरूप की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर इसकी संरचना भिन्न होती है, जबकि कार्य क्या होता है सर, समान होता है। आप कहेंगे एग्जाम्पल दो, तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें पक्षियों के पंख की और चमगादड़ के पंख की, पक्षियों के पंख की और चमगादड़ के पंख की, दोनों की संरचना आपको कैसी दिखती है गुरुजी, अलग अलग दिखती है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है सर, उड़ने का होता है। मेरे मित्र क्या मनुष्य के हाथ का काम उड़ना होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपको यहां पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के अंग, पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। आप क्या कहेंगे सर, गलत बात है। भले ही संरचनाएं भिन्न होगी लेकिन कार्य समान होना चाहिए, जबकि मानव का जो अंग भुजा है यानी कि हाथ है, इसका कार्य कुछ और होता है और पक्षी के पंख का कार्य कुछ और होता है। तो हम लोग एनालॉगस ऑर्गन के कंसेप्ट से ये कह सकते हैं कि सर वैसे अंग जिसकी संरचनाएं तो भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, जैसे कि पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, इन दोनों की संरचनाएं अलग अलग है लेकिन दोनों का काम उड़ना ही होता है। तो पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख यहाँ पे क्या कहलाएगा सर, अनुरूप अंग कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, समरूप अंग की, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, समरूप अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन की, किसकी बात करेंगे चला जी, होमोलोगस ऑर्गन की, तो आप क्या कहेंगे, समरूप। समरूप मतलब रूप एक ही जैसा हो, मतलब संरचना समान होगा। संरचना क्या होगा चला जी, समान होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, आप कहेंगे कार्य भिन्न होगा। संरचना क्या होगा सर, समान होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, भिन्न होगा। मेरे मित्र आप कहेंगे एग्जाम्पल क्या होगा, तो मेरे मित्र मनुष्य का हाथ और कुत्ता का पैर, इस दोनों की संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का हाथ और कुत्ता का पैर क्या होगा सर, समरूप अंग होंगे। बहुत सारे मित्रों को इसमें डाउट रहता है कि अनुरूप और समरूप अंग क्या होते हैं। तो समरूप जहां पे भी लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाना समान रूप की बात की जा रही है, मतलब संरचना समान होगी लेकिन कार्य क्या होगा, भिन्न होगा। आपका हाथ और कुत्ता का पैर दोनों में क्या है सर, संरचनाएं तो सेम हमको दिख जाएगी लेकिन कार्य अलग अलग है। अगर अनुरूप की बात करेंगे आप कहेंगे सर संरचना भिन्न होगा और कार्य क्या होगा, सम। तो यहां पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, गलत है। सही कौन है, तो सर ए और बी। आपको क्या करना था, तो सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है ये चीज हमको बताना था। हमारे पहले ऑप्शन में है केवल कथन ए और बी सही है, सी गलत है। आप कहेंगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है, तो मेरे मित्र आपका ऑप्शन भी, आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है। अब देखिएगा दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है केवल कथन बी सही है, सी और ए गलत है, जबकि ए भी सही है। गलत कौन है सर, सी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे में कहा जा रहा है केवल कथन ए सही है, बी और सी गलत है। आप कहेंगे ये भी गलत बात है सर। और आपका चौथे में कहा जा रहा है केवल कथन सी सही है, जबकि केवल और केवल कथन सी ही गलत है। तो आप कहेंगे सर चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं अग्नाशय की, पेनक्रियास की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर भोजन के छोटी आंत में पाचन के लिए अग्नाशयी रस का होना बहुत ही जरूरी। क्यों चला, तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज है ये क्या करता है, तो आप सभी कहते हैं कि ये पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। क्या करता है चला जी, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। और इस पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, आप कहेंगे पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। काहे बोला जाता है पूर्ण पाचक रस, तो सर ये कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने की क्षमता रखता है, साथ में सर ये प्रोटीन को भी पचाने की क्षमता रखता है और साथ ही फैट को भी पचाने की क्षमता रखता है। तो किसी भी भोजन के जो मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं उन सभी को पचाने की क्षमता ये पेनक्रियाटिक जूस रखता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसमें 98% जल होते हैं और 2% में क्या होता है, तो सर 2% में लवण और एंजाइम होते हैं। 2% में क्या होता है, लवण और एंजाइम होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम की, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम की, तो आप सभी याद रखना कि पेनक्रियाटिक जूस में मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे, आप सभी कहेंगे सर
ट्रिप्सिन पाए जाएंगे, साथ ही क्या होगा सर लाइपेज होगा, फिर क्या होगा मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी एमाइलेज भी होगा, और साथ ही कार्बोक्सीपेप्टिडोज भी होगा, कार्बोक्सीपेप्टिडोज भी होगा। तो ये सभी के सभी क्या है सर, तो सर आप कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम है। क्या है, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम है। मेरे मित्र एमाइलेज आपको और जगह से भी मिल सकता है, बस आपको यह ध्यान में रखना है कि पेनक्रियाटिक जूस में मुख्य रूप से कौन एंजाइम पाए जाते हैं सर, ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि लाइपेज इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सवाल क्या करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, आप कहेंगे सर ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में माल्टेज भी है, सुक्रेज भी है, लैक्टेज भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि माल्टेज भी पेनक्रियाटिक जूस में मिलता है लेकिन कम मात्रा में, जिस तरह एमाइलेज और कार्बोक्सीपेप्टिडोज मिलता है। जबकि ये जो माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज है ये सब के सब आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम है, आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखें, आंत रस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम माने जाते हैं, आंत रस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम माने जाते हैं। कौन सर, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में प्रत्येक दिन कितना आंत रस स्रावित होता है सर, 2 लीटर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले नाम समान नाम के गलत सेट चुने। CH3OH, C3H8OH। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जितने भी कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है वे सभी के सभी अल्कोहल ग्रुप से। मेरे मित्र अल्कोहल ग्रुप से बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। समान सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+1 कहेंगे, CnH2n+1 कहेंगे। मेरे मित्र N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ध्यान में रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हम 1 ले तो हमारा CH3OH होगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा सर, इसको मैथेनॉल पढ़ा जाएगा। और हम लोग इसका जो साधारण नाम है वो क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। भाई मेरे अगर हम कार्बन की संख्या 2 लेते हैं तो C2H5OH अल्कोहल हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 लेते हैं C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। कार्बन की संख्या 4 लेते हैं C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। C5H10 सॉरी 5 दूना 10 1 11 C5H11 होगा चेला, C5H11OH हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर पेंटेनॉल हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है उसके जनरल फार्मूला में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप के अलग अलग कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पहले ऑप्शन में CH3OH मेथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर ये वाला तो हमारा सही है। आपके दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, C3H8OH प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो 3 दूना 6 1 7, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा C3H7OH, तब प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल होता, लेकिन यहाँ पे C3H8 दिया हुआ है मतलब गलत है। आप आएंगे C2H5OH इथेनॉल इथाइल अल्कोहल सही है सर। ब्यूटेनॉल C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल ये भी सही है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले नाम समान नाम के गलत सेट चुने। आप क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी में गलत सेट दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। आप कहेंगे सर एसिटिक एसिड। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सिरका की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये विनेगार जो है वो जल में 5 से 8% क्या होता है, एसिटिक एसिड का 5 से 8% एसिटिक एसिड का विलयन होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि चूंकि विनेगार जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है,
तो इसमें जो आपका विलायक और विलय होगा वो दोनों क्या होगा, तो सर लिक्विड होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो विनेगार है वो द्रव और द्रव का मिश्रण है। विनेगार क्या है चला, द्रव और द्रव, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मेथेनॉल दिया हुआ है, तो चला जी अभी जस्ट आपने बात करा CH3OH को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल, और इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है सर, मिथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड, इसी को सर हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान में रखेंगे ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेन सर पार्ट कह सकते हो, या सर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेन कंपाउंड किसको माना जाता है सर, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को माना जाता है। इथेनॉल आप कहेंगे सर जी C2H5OH, क्या होगा C2H5OH। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति की मात्रा कितनी होगी। क्या कहेंगे कि गुरुजी पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बटा टाइम। पावर कितना होता है, वर्क बटा टाइम। और आप सबों को मालूम है कि W इक्वल टू क्या होता है, FS बल गुना विस्थापन होता है। और समय आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे सर, समय 4 मिनट दिया हुआ है, तो चला जी ये सेकंड में कितना हो जाएगा 240 सेकंड। आपका सारा चीज मिल गया। P इक्वल टू क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर वर्क के जगह हम FS रख सकते हैं, FS बटा टाइम। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, बल कितना है यहाँ पे, बल कितना है 600 न्यूटन, विस्थापन कितना है सर 20 मीटर की दूरी तय करता है, 600 गुना 20 अब बटा 240, ये इसके साथ कैंसिल। आप कहेंगे 2 एकम 2, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो सर जो लड़के की शक्ति होगी वो कितनी हो गई 50 वाट हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, गतिविधि श्रृंखला, प्रतिक्रियात्मकता, प्रवाहकत्व। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब घटती हुई रिएक्टिविटी के बेस पे, यानी कि घटती हुई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गति को देखते हुए, या फिर हम लोग और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर जब हम लोग तत्वों को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के रूप में ऊपर से लेकर नीचे लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है सर, एक्टिविटी सीरीज बोला जाता है, या फिर अभिक्रियाशीलता समूह बोला जाता है। क्या कहते हैं कि सर किसी भी तत्वों के उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के रूप में ऊपर से लेकर जो हम लोग नीचे तक कॉलम बनाते हैं उसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी या फिर एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका टॉप पे एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जो टॉप पे एलिमेंट होता है वो क्या होता है चला, हाईली रिएक्टिव होता है। और जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। मतलब ये हुआ कि जब तत्वों को हम लोग क्या करते हैं उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से लेकर नीचे सजाते हैं और एक कॉलम बनाते हैं, तो इसी कॉलम को क्या बोला जाता है, एक्टिविटी सीरीज यानी कि गतिविधि श्रृंखला बोली जाती है। आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन क्या है, तो मेरे मित्र मेटालर्जी धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो आप सभी याद रखेंगे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि बहुत ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्वों को उसके अयस्क से निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन मेथड अपनाते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्वों को उसके अयस्क से निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। प्रतिक्रियात्मकता रिएक्टिविटी क्या होती है सर, अभिक्रियाशीलता से ही जोड़ के देखते हैं। आप कहेंगे प्रभाकत्व तो कंडक्टिविटी क्या है, तो मेरे मित्र कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी, ये क्या है, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है वो अपने से होकर के किस तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ की जो उष्मा और विद्युत को प्रवाह करने की योग्यता होती है वो प्रवाहकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रवाहकत्व कहलाती है। चूंकि कंडक्टिविटी को हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से जोड़ के देखते हैं, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं या कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है ये दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा हमारा, एक होगा सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चला जी क्या याद रखना है, तो सर किसी भी मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करने की जो क्षमता या योग्यता
अम्लता होगी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाएगी। बस इसका यूनिट याद रखिएगा, किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। क्या होता है सर? एस पर मीटर। क्या पढ़ते हैं सर? इसको सीमेंस पर मीटर पढ़ते हैं, सीमेंस पर मीटर पढ़ते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र नेक्स्ट होगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी। और चला जी आप सभी ध्यान में रखना कि थर्मल कंडक्टिविटी का भी यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट? थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन। क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये दोनों ही आपके लिए VVI है, दोनों ही क्या है सर? आपके लिए VVI है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे सीमेंस पर मीटर। और थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो सर वाट मीटर पर केल्विन। क्या होगा सर? वाट मीटर पर केल्विन। आप कहेंगे सर इसको तो हमने समझ लिया है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बड़ा ही सरल सा सवाल। कहा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। भाई मेरे सबको मालूम है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट ऑक्साइड ऑफ मेटल, जब हम मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर देयर नेचर इज बेसिक। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर तो हम लोग कहते हैं सर ये एसिडिक होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसमें से कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। यानी कि धातु के वैसे ऑक्साइड जिसके अंदर अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का गुण होता है उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में कैटेगराइज करते हैं। और मेरे मित्र यहां पे Al2O3 जो है वो क्या है? आप कहेंगे सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है चला? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बाकी मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम सभी के सभी क्या है सर? मेटल ऑक्साइड है। सभी के सभी क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेरे मित्र जो मेटल ऑक्साइड है उसकी प्रकृति केवल और केवल क्षारीय होगी, लेकिन जो उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्या होगी? आप सभी कहेंगे सर जी इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होगी। इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होगी। तो जो आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। आप कहेंगे सर ये तीनों का प्रकृति तो बेसिक ही होगा, लेकिन एक का प्रकृति अम्ल जैसा और बेस जैसा दोनों जैसा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मेरे मित्र व्हाट आर द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी कॉमनली नोन एज? हैलोजन, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, एक्टिनाइट। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे झट से कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दैट्स ऑल आर फाउंड इन अ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड द ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज हैलोजन। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है ये सभी तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? आप कहेंगे हैलोजन से जाने जाते हैं। और हैलोजन आपको आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलता है? आप कहेंगे वर्ग 17 में मिलता है। अब बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहां पे संक्रमण तत्व की बात की जा रही है। तो चेला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होंगे इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। और वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व कहां रहते हैं सर? डी ब्लॉक में रहते हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वे सब के सब क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में दुर्लभ मृदा धातु की भी बात की जा रही है। तो मेरे मित्र आपके आवर्त सारणी में एक ब्लॉक होता है जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जनरली इस एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी लेंथेनाइट होता है। कौन होता है? लेंथेनाइट होता है। कितना रेंज लेते हैं? 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व होते हैं उसको लेंथेनाइट बोला जाता है। और एक्टिनाइड भी होता है। एक्टिनाइड को क्या बोला जाता है? तो कहते हैं सर 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व होते हैं, ध्यान में रखिएगा,
पुराने डाटा के अनुसार ये 57 से 71 दिखाएगा, 89 से 103 दिखाएगा, लेकिन आपको 58 से 71 और 90 से 103 याद रखना है। अब याद ये रखिएगा कि ये जो लेंथेनाइड है, इस लेंथेनाइड को क्या बोला जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दुर्लभ मृदा धातु भी बोला जाता है। और जो एक्टिनाइड है इसको क्या बोला जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी में जो आपके एलिमेंट्स हैं वे लगभग कैसे होते हैं सर? रेडियो एक्टिव होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाएगी आप डी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम लेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाएगी आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट का नाम लेंगे। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होगा, लेंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व और एक्टिनाइड को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। आप कहेंगे चलो सर ये पूरा ऑप्शन ही हमारा क्लियर हो गया। तो आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सरल सा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? हाइड्रा में सर रीजनरेशन होगा, प्लेनेरिया, खमीर, स्पायरोगैरा। आप क्या कहेंगे? सर विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, मतलब स्पायरोगैरा इज द राइट आंसर। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा जा रहा है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि जब भी हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे, जब भी हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हम बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, जब हम बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना कि बेकिंग पाउडर में सर NaHCO3 के अलावे और क्या होगा सर? टार्टेरिक एसिड, जो कि कहाँ मिलता है? आप कहेंगे सर इमली में मिलता है। मेरे मित्र ये जो बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड डाला जाता है वो बेकिंग सोडा के एक्टिवेशन के लिए डाला जाता है। तो जहां पे भी बेकिंग सोडा होगा उसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो उसमें NaHCO3 आपका जो बेकिंग सोडा है वो तो होगा ही, साथ में कोई एसिड भी होगा, यानी कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस अम्ल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? आप कहेंगे बिल्कुल अलग होता है। कैसे? तो आपका पहला ऑप्शन हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन बेकिंग पाउडर में भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है, बस फर्क क्या है? तो सर उसमें टार्टेरिक एसिड रहता है। तो पहला ऑप्शन तो चला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट नहीं है, वो वॉशिंग सोडा हो जाएगा। सोडा एस की बात करेंगे तब हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं था, बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि बेकिंग सोडा NaHCO3 और बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु को प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। मेरे मित्र आप सभी याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को किसी भी प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए और आपसे पूछा जाए कि उसको उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा, तो आपको वो पुराना वाला ढर्रा नहीं अपनाना है। v = u - gt, v 0 हो जाएगा तो u इधर आ जाएगा, t = u/g हो जाएगा। इतना काय लगी करोगे? इतने दिन से पढ़ रहे हो ये लगी। सीधे कहेंगे कि जब वस्तु महत्तम ऊंचाई को कवर करेगी, जब वस्तु महत्तम ऊंचाई को कवर करेगी तो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो हमारा टाइम लगेगा वो u/g के बराबर होगा। अब प्रारंभिक वेग हमारा जितना दिया हुआ है उसको हम गुरुत्व त्वरण से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो चला t = क्या होगा? 14/9.8। सॉल्व कर लेना, 1.43 के आसपास आएगा और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि v = u - gt से भी हम इसको बना सकते। कैसे? तो सर जी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया और वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा कुछ देर के लिए वेलोसिटी 0। आप कहेंगे सर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 14 है, g का वैल्यू 9.8 लेना है, t हमरा निकालना है, -14 = -9.8 इंटू t, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t = 14/9.8 हुआ। तो हमको क्या जरूरी है इतना कैलकुलेट करने का? कोई जरूरी है?
जब इतना दिन से पढ़ रहे हैं और इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं तो ई वाला मेथड नहीं अपनाएंगे चला कि 1 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल, तो हमेशा अप्लाई कीजिए। बाद बाकी कंसेप्ट के लिए मैंने दोनों बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सरल सा कह रहा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? केला जी, वक्रता केंद्र सी है और वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है, यह क्वेश्चन घुमाने का सर क्या है, आइडिया है। आप कहेंगे वक्रता केंद्र कहा लिख दिया, वक्रता केंद्र पे मिलेगा नहीं, क्वेश्चन में साफ कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? आप कहेंगे सर अवतल दर्पण के एफ पे अगर कोई वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा होगा। तो भाई मेरे आपका पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, यही आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप कहेंगे कि सर दूसरे ऑप्शन में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा और एफ पर बनेगा, ये तो गलत है ना। ये तो तब होगा ना जब वस्तु हमारा एफ पे होगा, सॉरी जब वस्तु हमारा अनंत पे होगा तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा सर? बहुत ही छोटा होगा और साथ ही वास्तविक और उल्टा तो होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर और सी पे बनेगा कब? जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर रखा रहेगा तब ना, यहां पे तो वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है। आप कहेंगे सर ये गलत है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा और सी और एफ के मध्य बनेगा। आप कहेंगे सर जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है वस्तु एफ पे है, तो सही आंसर क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड है, नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? बहुत सरल सा सवाल चेला जी। आपके क्वेश्चन में तरंगदैर्घ्य 125 मीटर दिया हुआ है, साथ ही तरंग की गति जो है 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। बताइए नहीं निकलेगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप कहेंगे सर आसानी से निकाल लेंगे, तो सर आसानी से निकाल के सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कई बार बताए हैं, अगर हम फिर से बता रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मित्र नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? आपका ऑप्शन है निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, निकाय 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा। क्या कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो मेरे मित्र मास कितना है? 10 केजी। बल कितना लग रहा है? गुरुजी 10 न्यूटन। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन लागू होगा? किस सेंस में है? सर त्वरण के सेंस में है। क्या निकालना है? गुरुजी त्वरण निकालना है। क्या हो जाएगा? A = F/m। चला जी F कितना है? 10। मास कितना है सर? 10। मतलब क्या हुआ? वस्तु 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या है? तो सर गतिशील है। तो जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, गलत है। निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। भाई मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपके पास बेटर कंसेप्ट है देन वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल सर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। मेरे मित्र इसमें कहा जा रहा है कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य सभी विद्युत उपकरण जो होंगे वो सर चलते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि कार्य नहीं करेगा, सही आंसर नहीं है, क्योंकि अगर समांतर में जुड़ा है, जैसे चला अगर हम बात करें इसका, बात करें सर यहां पे हम इस प्रतिरोध की, इस तरह से सर अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी यहां से यहां तक का विभवांतर सेम होगा बट धारा अलग अलग होगा, I1 I2 I3 सबसे धारा अलग अलग बहेगी। तो अगर इसमें से कोई एक खराब भी हो जाएगा तो किसी अन्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है कार्य नहीं करेंगे,
कहेंगे गलत है। दोगुने क्षमता से कार्य करते रहेंगे, ये भी गलत है। अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, गलत है। चौथा ऑप्शन छूट गया था मेरे मित्र, यहाँ पे हम चौथा ऑप्शन लिख दे रहे हैं और वही आपका सही आंसर है। क्या जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दें तो सभी अन्य विद्युत उपकरण क्या होंगे, कार्य करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग सर्किट समांतर क्रम में बनाते हैं तो समांतर क्रम में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उन सभी में एक ही विभवांतर होता है, जबकि विद्युत धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है सर, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 17 की 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मोल की संख्या इक्वल टू हो जाएगा, मोल की संख्या इक्वल टू हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। अगर यौगिक है तो अनुभार, तत्व है तो परमाणु भार। ग्लूकोज तो हमारा यौगिक ही है तो अनुभार लिख दे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। चला जी, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, तब 6 गो है तब 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक तो 12 का 12 होगा। और सर ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 16 छा के 96, 6 2 8 2 10, 9 1 10 7 17, एक कितना हो गया 18। अनुभार ग्लूकोज का कितना आ गया 180। दिया गया द्रव्यमान कितना है सर 540 बटा 180, 0 0 18 तिया 54, यानी कि मोल की संख्या 3 हो जाए। मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा अनुभार, हमेशा याद रखेंगे। अनुभार यौगिक होगा तब, तत्व होगा तो परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है, सर आधी हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो सर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन में क्या होता है सर, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी नहीं होती है सर, आधी हो जाती है। और ये कहां पे होता है, तो सर हम लोग कहते हैं गोनेड्स में, यानी कि जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या A कितना है आपका 298। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, तो आपको प्रोटॉन निकालना है। जबकि A मालूम है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या 298, प्रोटॉन आपको निकालना है, न्यूट्रॉन 188 है, तो प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 298 माइनस 188, 0 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर मित्र ये बहुत ही इजी सवाल था, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, जबकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, आप कहेंगे सर फिर से दिया गया द्रव्यमान, मोलों की संख्या क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व है तो परमाणु भार, यौगिक है तो अणुभार। तो सर तत्व की बात की जा रही है, परमाणु भार की बात करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मास 4, दिया गया द्रव्यमान कितना है 60, एक हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 4, तो 4 15 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप बड़े ही सरलता से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।